यहाँ जो अर्थ सरफेस को ड्रॉ किया है, इस अर्थ सरफेस पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है और अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है, जस्ट a minute, रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है
रेडियली आउटवर्ड FC, लेकिन रेडियली आउटवर्ड तभी होगा जब इसका रेडियस ये हो जाए AP, और इसका जो ट्रू वेट है वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और अपरेंट वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg डैश इसके अलॉन्ग। इसको यहां पर हमने रीड्रॉ किया, तो पार्टिकल P को यहां पर दिखाया और इसका सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, और ये डायरेक्शन क्या दे दिया, mg का दे दिया, जो अलॉन्ग PA एक्ट कर रहा है। तो इसका रिजल्टेंट क्या बन गया, mg डैश, और इसके ये एंगल कितना है, लेमडा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, 180 माइनस लेमडा। ठीक है यहां तक। अब इसका मतलब यदि इसको हम एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दे तो पैरेललोग्राम के दो साइड हो गए और रिजल्टेंट उसका डायगोनल बन जाएगा mg डैश। तो हम लोग mg डैश का वैल्यू निकालेंगे। अब mg डैश का वैल्यू निकाल करके हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज कर रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यहां पर इसके लिए रेडियस क्या हो गया, mr ओमेगा स्क्वायर लिखा, तो रेडियस क्या बन जाएगा, PA। तो ट्रायंगल क्या ले लिया, OAP, cos लेमडा बेस बाई हाइपोटेन्यूज AP अपॉन OP, cos लेमडा इज इक्वल टू R अपॉन R, तो R इज इक्वल टू R cos लेमडा। इसका मतलब यहां पर इसका वैल्यू बन जाएगा M R cos लेमडा और ये होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। यहां तक बिल्कुल क्लियर। तो हम लोगों को क्या क्या वैल्यू मिल, mr ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू आप अपने मेमोरी में रखेंगे। अब हम इसको रीड्रॉ करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, फिगर के अकॉर्डिंग, यहां पर फिगर में ऑलरेडी ड्रॉ है mg डैश। तो रिजल्टेंट बन गया, हम लोग क्या पढ़े भाई, फॉर्मूला R स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थी। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। अब R की जगह पर क्या है जल्दी से बता दो, mg डैश है। कंफर्म, R की जगह पर क्या है, mg डैश। तो mg डैश रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। P की जगह पर क्या आ गया, mg फर्स्ट फोर्स। Q की जगह पर क्या आ गया, mr ओमेगा स्क्वायर जो FC है, और mr ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा है जल्दी से बता दो, R को वैल्यू क्या लिखा है, R cos लेमडा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू। तो ये बन जाएगा mr cos लेमडा ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 mg mr cos लेमडा ओमेगा स्क्वायर, और एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस 180 माइनस लेमडा। cos 180 माइनस लेमडा का वैल्यू बोलो जल्दी से, cos 180 माइनस लेमडा का वैल्यू माइनस cos लेमडा, कॉल इट cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो यहां पे मास कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, सब में स्क्वायर है, तो जी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर, मास कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। सेकेंड टर्म में क्या आ गया जल्दी से बता दो, R स्क्वायर ओमेगा 4 cos स्क्वायर लेमडा, ये वाला -2 m कॉमन हो गया, जी R ओमेगा स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर लेमडा बनेगा। cos लेमडा यहां भी है और ये माइनस cos लेमडा, तो माइनस पहले लिख दिया तो cos स्क्वायर लेमडा हो गया। अब इसमें हम कॉमन ले लें जी स्क्वायर को, तो ये 1 प्लस R स्क्वायर ओमेगा 4 cos स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर हो गया, -2g R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर हो गया। चलो यहां तक क्लियर है सबको, यस नो।
तो ये जी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहां से जी डैश इज इक्वल टू स्क्वायर हटा तो राइट हैंड साइड में हाफ पावर आ जाएगा। अब लेकिन यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर गौर से देखोगे, ये पार्ट में जिसमें आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 है और कॉस स्क्वायर लेमडा है, इस पार्ट में आप गौर से देखिए एक्सप्रेशन में, तो ये क्वांटिटी काफी स्मॉलर हो जाएगा। ओमेगा का पावर 4, ओमेगा का वैल्यू कितना है 2π/T, ठीक। और टाइम पीरियड हम लोग लेते हैं 24 आवर्स, जिसको हम लोग लिखते हैं 86,400, और इसका पावर 4 लिखेंगे और ये जी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी काफी स्मॉलर हो जाएगा। इसलिए इस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब जो क्वांटिटी बचा वो लिख देते हैं। एक जी कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी होल टू द पावर, यहां से स्क्वायर एलिमिनेट किया तो पावर हाफ हो गया। तो जी डैश इज इक्वल टू जी, और बाइनोमियल हमने आपको एक्सपेंशन सिखाया था जिसको हम लोग कॉमनली यूज करेंगे, वो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, 1 + x होल टू द पावर n, 1 + nx एंड सो ऑन। याद है? अब यहां पर ये पावर यहां आ जाएगा, तो 1 - 1/2 पावर आ गया, और ये 2r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या बचा, जी 1 - r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा बाई जी, यही बचेगा। चेक करो, यही आ रहा है। अब इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दें, जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, ये जी और जी कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, ये आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इतना क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुआ, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने ये पढ़ा, अल्टीट्यूड के लिए भी वैल्यू, हाइट के लिए भी वैल्यू डिक्रीज किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डेप्थ के लिए भी किया, और ड्यू टू रोटेशन भी डिक्रीज कर गया। अब हमने आपको बताया था कि ये हमारा इक्वेटोरियल रेडियस है, इसका मतलब यहां पर लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री है। यहां पर लेमडा का वैल्यू कितना है, पोल पे 90 डिग्री। अब इससे आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो इक्वेटर पर कितना आएगा, इक्वेटर का मतलब लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री, पोल पे कितना होगा लेमडा का वैल्यू 90 डिग्री। वैल्यू डाल करके देखो क्या आता है, यहां तक नोट कर लिया। तो जी डैश हमारा आ गया, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब आ जाए एट इक्वेटर, इक्वेटर पर वैल्यू कितना आ गया, जी ई इक्वेटर लिख दो, जी माइनस लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री, तो क्या बन गया, ये कॉस 0 का वैल्यू 1, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। चलो एट पोल आ जाओ, पोल पर कितना वैल्यू, जी एट पोल इज इक्वल टू जी माइनस कॉस लेमडा का वैल्यू कितना 90 डिग्री, तो 0, इसका मतलब पोल पे मैक्सिमम। अब यहां पर जी इक्वेटर और जी पोल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो क्या आएगा, किस पर ज्यादा है, पोल पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल माइनस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो पोल पे जी है माइनस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्या आ गया फाइनली, आर ओमेगा स्क्वायर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी से।
तो ये क्या आ गया, आर ओमेगा स्क्वायर। यदि हमको फ्रैक्शनल चेंज निकालना है तो ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। परसेंटेज एरर्स निकालना है तो क्या करेंगे, डेल्टा जी, डेल्टा जी डिवाइड बाई जी इन 200 is equal to r omega square by g into 100%। बोलो क्लियर, यस नो। तो परसेंटेज एरर निकालना होगा तो इस फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। और याद होगा ये सर्कुलर मोशन में भी हम पढ़ाए थे, यदि याद हो तो। हो गया, इरेज करें। तो एक बार हम लोग रिजल्ट को भी चेक कर लें, क्या क्या रिजल्ट आया। यही हमने आपको अलग से ब्रीफ करके बताया था। आर कॉस लेमडा बना, और ये हमारा एम जी डैश बना था, और ये एम जी बना था। एफ सी रिजल्टेंट निकाला, और हमने आपको बताया भी था कि सेम एंगुलर स्पीड से पार्टिकल मूव करेगा तो अपरेंट वेट जो है डिक्रीज कर रहा है। तो इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इसको जब एक्ट कराया तो रिजल्टेंट हमारा यही आ गया। और दोनों का डिफरेंस जो आया आर ओमेगा स्क्वायर, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों के डिफरेंस को याद रखेंगे, ये बहुत काम की चीज। तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये भी टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट है, कहता है कि जब किसी भी बॉडी के मास को हम इक्वेटर से पोल तक ले जाते हैं तो वेट उसका इंक्रीज करता बाय द अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, पोल माइनस इक्वेटर का वैल्यू भी जस्ट क्या निकाला था, आर ओमेगा स्क्वायर, मास से मल्टीप्लाई कर दो तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, इतने से वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक। अब कहता है कि ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ वेटलेसनेस किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि अपरेंट वेट किसी भी बॉडी का डिक्रीज करता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ओमेगा एंगुलर स्पीड है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक। और उस कंडीशन में कहता है कि वेटलेस कब हो जाएगा, जब जी डैश का वैल्यू 0 हो गया। तो इस कंडीशन में जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा इज, ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू ये आता है। तो देखिए ध्यान से, जब वेटलेसनेस का कंडीशन आता है तो जी डैश अपरेंट वेट बिकम्स 0। तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा, ये 0 हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब हम लोग इक्वेटर पे बात करें तो लेमडा का वैल्यू 0 डिग्री डालोगे तो जी इज इक्वल टू क्या बन गया, आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड के फॉर्म में, या सिंपली इसी फॉर्म में रहने दो और फिर टाइम पीरियड निकाल देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या बन गया, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई आर। तो ओमेगा बिकम्स अंडर रूट जी बाई आर, और ओमेगा को हम लोग क्या लिख देते हैं, 2 पाई/टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई आर। देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई, यही रिजल्ट आता है। और इक्वेटर पे कौन सा सैटेलाइट मूव करता है, जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं ना। तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट आर/जी, और वो 84.6 सेकेंड के आसपास आता है। कैलकुलेट करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू डालोगे, जी का वैल्यू डालोगे तो 84.6 मिनट के आसपास आता है। हो गया।
ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ के शेप की बात कर रहे हैं, तो अर्थ का शेप कैसा है? ऑब्जेक्टलेस है। कहने का मतलब हम लोग कहते हैं चिपटा हुआ, ऑब्लेटनेस, OBLATNESS। तो ऑब्लेट कहने का मतलब इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है देन पोलर रेडियस। तो इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है, तो हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जब यूज करते हैं, तो जी का फॉर्मूला जब यूज करोगे तो क्या आएगा? G इज इक्वल टू GM/R²। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहां पर यदि हम पोल ले लें एक एग्जांपल और इक्वेटर ले लें, तो इनवर्सली रिलेटेड है, तो यहां पर रेडियस किसका आएगा? नोमिनेटर में इक्वेटर का आएगा। यहां रेडियस किसका आएगा? पोल का। किसका रेडियस ज्यादा है? इक्वेटर का। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगा। अभी प्रूव भी किया मैथमेटिकली। तो ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, मिनिमम एट इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल। ठीक, इसको भी मैथमेटिकली हमने लिख भी दिया आपके पीडीएफ में। देखो यही रिलेशन है, दोनों को कंपेयर भी कर दिया, सेम रिलेशन यूज किया। अब जैसे अंशु जी देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहे 3 ही न्यूमेरिकल कराया, अब पीडीएफ में 6 न्यूमेरिकल था, तो ये एक स्लाइड गायब कर देते हैं। और रौनक जी तो घूमते फिरते रहते हैं मोती झील में। हाँ, हो गया। चलिए, अब यहां पर वही एग्जाम रीजनिंग भी बता दिया, तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपली फील्ड का मतलब क्या होता है? हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ चीजों को समझ लें। फील्ड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या? हम लोग कहते हैं क्रिकेट का फील्ड, क्रिकेट का मैदान, फुटबॉल का मैदान, मतलब प्लेइंग 11 अंदर है, बाकी सारे आउटसाइड। तो सिंपली मान लो यहां पर हमने एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके लिए बहुत इजी एग्जांपल, एक मैग्नेट ले लिया। अब मैग्नेट का स्ट्रेंथ कितना है इसको पता करने के लिए हम लोग यहां पर एक निडल को रखते हैं, यहां पर एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं। इस मैग्नेट ने इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, यहां तक इसका रेंज बन गया। इसका मतलब यही हमारा फील्ड बना, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था इसको अट्रैक्ट नहीं किया। इसका मतलब द स्पेस सराउंडिंग या द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट within which its influence can be experienced by this magnetic substances known as magnetic field। उसी तरह से मान लो इसकी जगह पर हम एज्यूम कर ले कि ये अर्थ है, और यहां पे सारे मान लो सैटेलाइट S1, और हमको भी ले ले भाई, सैटेलाइट के अंदर है, और हम लोग तो अब धीरे धीरे जाएंगे ना स्पेस में। रौनक जी हम लोग को फाइनेंस करेंगे, हम लोग स्पेस में घूम के आएंगे। हाँ, तो मान लो ये पार्टिकल P1 है, ये P2 है और ये P3। अब अर्थ इस सारे पार्टिकल P1, P2, P3 इंक्लूडिंग S1 को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो पार्टिकल है इसको हम Q मान लेते हैं, Q को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल दे रहे हैं, वीक है, वहां तक जाते जाते फोर्स काफी वीक हो गया, इसका इन्फ्लुएंस यहीं तक है, इसलिए क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। लेकिन अब ये जो कंडीशन है कि ये साइज अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका साइज स्मॉलर होना चाहिए, लार्जर नहीं। यदि उसका लार्जर हो जाएगा तो वो भी अट्रैक्ट करने लगेगा, तो किसका इन्फ्लुएंस लार्जर है वो नहीं पता चलेगा। इसलिए जो सोर्स होता है या जिसको फील्ड प्रोड्यूस करना है उसका साइज इसके रिस्पेक्ट में लार्जर होता है।
इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस मासेस। और इस मास को हम लोग मैथमेटिकली या सिंपली समझने के लिए टेस्ट मास कहते हैं। और ये काफी स्मॉलर होगा क्योंकि ये इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए उसके साइज को हम लोग नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हैं। तो यही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड बन गया। तो देखिए क्या कहता है डेफिनेशन, द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विद इन विच कह सकते हैं इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस फील्ड को कौन मेजर कर रहा है? वही पॉइंट मास मेजर कर रहा है, ठीक। तो यहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी का नाम आ जाता फील्ड इंटेंसिटी। क्या वो इलेक्ट्रिक के टर्म में पढ़ो, मैग्नेटिक के टर्म में पढ़ो, ग्रेविटेशन के टर्म में पढ़ो, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड इज नोन एज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी किसने मेजर किया भाई? वही पॉइंट ऑब्जेक्ट ने मेजर किया। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या दे दिया हमने? यूनिट मास। कहां पर रखा? जहां पर उसने इस फोर्स को महसूस किया। क्या प्रोवाइड किया? देखो, यूनिट मास itself does not produce any change in the field। उसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉलर। वो अपना कोई फील्ड प्रोड्यूस नहीं करे, इसलिए उसके साइज को स्मॉलर लेते, ठीक। तो इंटेंसिटी क्या बन गया? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, और इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई एम। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन वही होगा जिधर फोर्स का डायरेक्शन, जिधर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उधर ई इंटेंसिटी होगा। जैसे मान लो कि हम किसी के प्रॉब्लम में या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर मास है और इसके नियर मास है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच जो लग रहा है ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस, इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इंटेंसिटी का डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में रहेगा, रेडियली ही होता रहेगा। इवन यदि मान लो कि हम यहां पर एक अर्थ की बात कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग में सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है और इसके फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इंटेंसिटी भी इधर ही लगेगा। अब इंटेंसिटी किधर लग रहा है? मान लो हम ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। कौन सा ऐसा अभी अब तक हम लोग पैरामीटर पढ़े जिसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगा? सबका लगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ यदि निकालते हैं तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलोंग ही लगेगा। आया समझ में? इसलिए हम लोग मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी इज इक्वल टू जी। कैसे भाई? अभी आपके सामने क्या है? फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बता दो जल्दी से। जी एम, और मास किसका? अर्थ का ले रहे हैं, और यहां पर कोई पॉइंट मास ले रहे हैं, रौनक जी का मास ले लेते हैं, ठीक। डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर डाल दो। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया भाई? जल्दी से बता दो। फोर्स बाई, रौनक जी ने महसूस किया फोर्स को, तो फोर्स बाई मास ऑफ रौनक जी, ठीक। जी एम एम बाई आर स्क्वायर। अब मास से डिवाइड, तो रौनक जी क्या हो गए? डिसएपियर हो गए, चले गए, इन पर नहीं डिपेंड किया। तो फाइनली इंटेंसिटी क्या गया? जीएम बाई आर स्क्वायर। जीएम बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड के टर्म में बता दो किसका वैल्यू था? कॉपी देख करके देखो, कल ही बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है जीएम बाई आर स्क्वायर। इसलिए इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन, इंटेंसिटी का जो वैल्यू, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। और डायरेक्शन भी वही होगा। क्लियर हो गया? 100%। कुछ एडिशनल चीजें भी हैं, इसलिए क्लास में अटेंटिव रहना है। अब यहां पर बस छोटी सी चीजें हम लोग
एक बार गो थ्रू हो जाए कि वेक्टर क्वांटिटी अभी जस्ट बताया, डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, ठीक, अभी जैसे ही बताया, यूनिट न्यूटन पर केजी क्योंकि मास डिवाइड है, ठीक, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि जी के इक्वल है। आ गया समझ में? डायमेंशन आ गया LT-2, ठीक। कहता इफ द फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट मास m एंड द टेस्ट मास m इज एट अ डिस्टेंस r, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बन गया इस फॉर्म में, और I बराबर G। क्लियर हो गया 100%? ठीक, आज की क्लास यहीं तक, थोड़ा